बात 23 मार्च 1931 की शाम की है। भगत सिंह प्रणनाथ मेहता की लाई लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। तब अफसर ने दरवाजा खोला और कहा कि सरदार जी फांसी लगाने का हुक्म आ गया है, तैयार हो जाइए। तभी भगत सिंह के हाथ में किताब थी, उससे नजरें उठाए बिना ही उन्होंने कहा, ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। कुछ और पंक्तियां पढ़कर उन्होंने किताब रखी और उठकर बोले, चलिए। और इसी प्रकार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तय दिन से पहले फांसी दे दी गई। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीर भगत सिंह के बारे में, जो कि आपने भगत सिंह के बारे में कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको भगत सिंह के बारे में वो पता चलेगा जो आपने कभी देखना तो दूर आपने कभी सुना भी नहीं होगा। जो कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको भगत सिंह के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दे। मुझे पता है कि आप लोग वीडियो पूरी देखने के बाद भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, तो इसलिए आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर दे और आप लोग हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए बिना टाइम का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे बीच में से अधिकांश लोग भगत सिंह को मात्र एक क्रांतिकारी की तरह ही मानते, परंतु भगत सिंह मात्र एक क्रांतिकारी ही नहीं थे। भगत सिंह एक विचार है, एक दर्शन, जिसने क्रांतिकारी गतिविधियों को एक दार्शनिक आमाय दिया। भगत सिंह की जेल नोटबुक मिलने के बाद भगत सिंह के चिंतनशील व्यक्तित्व की व्यापकता और गहराई पर और अधिकांश प्रकाश पड़ रहा है। यह सच्चाई भी स्पष्ट हुई है कि भगत सिंह ने अपने अंतिम दिनों में सुव्यवस्थित एवं गहन अध्ययन के बाद बुद्धिसंगत ढंग से मार्क्सवाद को अपने मार्गदर्शक सिद्धांत बनाया था। हालांकि यह आश्चर्यजनक है कि किस प्रकार उन्होंने ब्रिटिश सेसरशिप के बावजूद पठन हेतु पुस्तकें और सामग्री एकत्रित की और महज 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में चिंतन का जो स्तर उन्होंने हासिल कर लिया था वह उनके युग दृष्टा युग पुरुष होने का ही प्रमाण था। यह सोचना गलत नहीं है कि भगत सिंह को 23 वर्ष की अल्पायु में यदि फांसी नहीं हुई होती तो राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष का इतिहास और भारतीय सर्वहार क्रांति का इतिहास शायद कुछ और ही ढंग से लिखा जाता। बहरहाल यह उतना ही दुखद है कि आज भी इस देश के शिक्षित लोगों का एक बड़ा हिस्सा भगत को और एक और महान तो मानता है, पर यह नहीं जानता कि 23 वर्ष का यह युवा एक महान चिंतक भी था। किसी भी महान व्यक्ति का अध्ययन तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। यदि भगत सिंह का सुझाव मार्क्सवाद की तरह हुआ तो उसके पीछे भी कई कारण विद्यमान थे। दरअसल 1970 के रोज की क्रांति के बाद मार्क्सवाद और समाजवाद पूरी दुनिया में बूम कर गया था। सर्वहार वर्ग द्वारा निरंकुश शासन पर विजय होकर हर जगह सराहना मिली और इसे सर्वहार वर्ग के पक्ष में क्रांति कहा गया। दूसरी बात, 1920 के दशक में पूरे विश्व में समाजवाद की लहर दौड़ रही थी और यही वजह थी कि राष्ट्रीय आंदोलन के कई पुरोधा भी उस लहर से अचेत न रहे, जबकि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू भी समाजवाद के काफी प्रभावित थे। इसके अलावा 1929-1930 के समय वैश्विक महामंदी के कारण पूंजीवाद की सर्वश्रेष्ठता का भ्रम टूटा और उसकी खामियां उभर कर सामने आई। इसी दौर में दुनिया को समाजवाद पूंजीकरण के एक श्रेष्ठ विकल्प के रूप में दिखाई देने लगा, यहाँ तक कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी समाजवाद की लहर से अछूत न रही। यही वो परिस्थितियां थी जिनके आलोक में भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारी भी मार्क्सवाद और समाजवाद की तरफ आकर्षित हुए और अपने जीवन के अंतिम वर्ष में भगत सिंह का मन वैयक्तिक हत्या तथा हिंसक गतिविधियों से विरक्त हो गया था। उनका प्रसिद्ध वक्त था, पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। इस प्रकार वे मार्क्सवाद की तरफ प्रभावित हुए। उन्होंने कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन तथा लियोन ट्रोत्स्की को पढ़ा, लेकिन ये मार्क्स से कई ज्यादा लेनिन के मार्क्सवाद से प्रभावित थे। अपने लेख टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स में उन्होंने अपने आदर्श को नए अर्थात मार्क्सवादी आधार पर सामाजिक निर्मूल के रूप में घोषित किया। भगत सिंह का मार्क्सवाद तथा समाज के संबंध में मार्क्स की वर्गीय असाधारण में पूर्ण विश्वास था। वे कहते थे कि किसान और गरीबों को सिर्फ विदेशी शोषणकर्ताओं से ही मुक्ति नहीं होना है, अभी तो उन्हें पूंजीपतियों और जमींदारों के चंगुल से भी मुक्त होना है। उन्होंने समाजवादी की धारणा को वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किया, जिसका अर्थ था कि पूंजीवाद और वर्ग प्रभुत्व का पूरी तरह अंत। भगत सिंह पूंजीवाद की अवधारणा को अस्वीकार करते थे। उन्होंने पूंजीवाद की आलोचना सामाजिक और राजकीय दोनों परिप्रेक्ष्य की और अपनी जेल डायरी में वे लिखते हैं, जो कि लोकतंत्र सिद्धांत, राजनीतिक और कानूनी समानता की व्यवस्था, किंतु ठोस और व्यवहारिक रूप में यह झूठ है, क्योंकि जब तक आर्थिक सत्ता में भारी असमानता है तब तक कोई समानता नहीं हो सकती, न राजनीतिक में और न कानून के सामने। पूंजीवादी शासन में लोकतंत्र की सारी मशीनरी शासक अल्पमत को श्रमिक बहुमत की यातनाओं के जरिए सत्ता में बनाए रखने के लिए
काम करती है। वो जेल में वह सारी मानव जाति के हित में अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक संपदा पर वितरण हेतु विश्व समाजवादी क्रांति के विचार में लीन रहे। जेल डायरी के पृष्ठ 190 पर उन्होंने लिखा, समाजवादी व्यवस्था प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। इसी प्रकार भगत सिंह के विचारों में समाजवाद की ओर झुकाव काफी पहले से दिखाई देने लगा था, किंतु बाद में यह व्यक्तिगत हिंसा, हत्या और क्रांतिकारी गतिविधियों से अरुचि से भरने लगे थे। उसके पश्चात में मार्क्सवाद की ओर तेजी से झुकते हुए प्रतीत हुए और यही कारण था कि 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम परिवर्तित कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया और क्रांति की पूर्ण व्याख्या करते हुए ये स्वराष्ट्र के निर्मूल हेतु यह ठोस कार्य योजना प्रस्तुत की। यही विचार उनके भारत नौजवान सभा के गठन के समय युवाओं को सशक्त करने में दिखाई देता है। यदि वह अधिक समय तक जीवित रहते तो उनमें वह प्रतिभा थी कि वह राष्ट्र के भविष्य को भी निर्धारित कर सकते थे। जबकि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तत्कालीन समाज विभिन्न समस्याओं से भी उजल रहा था। जब भगत सिंह मार्क्सवाद में विश्वास रखने के साथ साथ सामाजिक समस्याओं पर चिंतन भी किया करते थे। जेल में उन्होंने 4 पुस्तकें लिखी थी, दुर्भाग्य से जिनकी पांडुलिपियां आज उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त और वीर अर्जुन समेत कई पत्रिकाओं में उन्होंने लेख लिखे और इसी परिदृश्य में उन्होंने कुछ लेख लिखे जो कि इस प्रकार है। जब 1920 के दशक में जब राष्ट्रीय आंदोलन अपने प्रवाह में चल रहा था और जन आंदोलन में तब्दील हो रहा था, तभी अम्बेडकर भी राजनीतिक में सक्रिय भूमिकाओं में आ गए थे और अशुद्ध समस्याओं की गुत्थी सुलझाने प्रयत्न प्रारंभ हो गए थे। इसी बीच भगत सिंह ने कीर्ति नामक पंजाबी पत्रिका में अशुद्ध का सवाल लेख लिखा जो कि जून 1928 में प्रकाशित हुआ और इसी लेख में श्रमिक वर्ग की शक्ति व सीमाओं का अनुसार लगाकर उसकी प्रगति के लिए ठोस सुझाव दिए गए थे। सिंध के श्री नूर मोहम्मद का संदर्भ देते हुए वो कहते हैं कि जब तुम एक इंसान को पीने के लिए पानी देने से इनकार करते हो, स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं देते, भगवान के मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं देते और एक इंसान के समान अधिकार देने से इनकार करते हो, तो तुम अधिक राजनीतिक अधिकार मांगने के अधिकारी कैसे बन गए। वे कहते हैं कि एक कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है परंतु एक इंसान के स्पर्श मात्र से बस धर्म भ्रष्ट हो जाता है। आखिर यह कैसी भीड़ बना है। इस समस्या ने निदान में वह कहते हैं कि सबसे पहले यह निर्णय कर लेना चाहिए कि सब इंसान समान है तथा न तो जन्म से कोई भिन्न पैदा हुआ और न कार्य विभाजन से। वे अशुद्ध कौम को स्पष्ट रूप से संगठित होने का आह्वान करते हैं। भगत सिंह अशुद्धों और श्रमिकों को असली सर्वहारा के रूप में कोशिश करते हुए कहते हैं कि दूसरों की ओर मुंह न ताको, संगठित हो जाओ, सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो और राजनीतिक आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। असहयोग और खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस के रास्ते अलग अलग हो गए और इसी दशक में देश में सांप्रदायिक दंगे भड़कने लगे। 1926 में कलकत्ता में एक भयानक दंगा हुआ। संयुक्त प्रांत में 1923 और 1927 के बीच लगभग 28 दंगे हुए जिनके कारण हिंदू मुस्लिम संबंध लगभग पूरी तरह भंग हो गए और इसी समस्या पर विचार हेतु भगत सिंह ने कीर्ति पत्रिका में सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज लेख लिखा। इसी लेख में वे सांप्रदायिकता वे आलोक में भारत के भविष्य पर प्रश्न उठते हैं और पहली बात वे दंगों का इलाज भारत की आर्थिक दशा में सुधार को बताते हैं कि भारत के लोगों की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि इन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काना काफी आसान है क्योंकि भूखा व्यक्ति अपने सिद्धांत ताक पर रख देता है। और दूसरी बात वे लोगों को परस्पर जोड़ने के लिए वर्ग चेतना की समझ को आवश्यकता बताते हैं और वर्ग चेतना की समझ से युक्त व्यक्ति धार्मिक दंगों में नहीं उलझता। तीसरी बात वे धर्म को राजनीतिक से अलग करने पर बल देते हैं कि धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, उसे राजनीतिक में शामिल नहीं करना चाहिए। भगत सिंह कहते हैं कि यदि सांप्रदायिक तो खत्म करना है तो हमें किसी भी व्यक्ति को इंसान के रूप में देखना होगा, न कि किसी धर्म विशेष के व्यक्ति के रूप में। भगत सिंह के संपूर्ण व्यक्तिगत को देखा जाए तो उन्हें मात्र क्रांतिकारी संबोधित करना न्याय संगत न होगा, अपितु वह एक सशक्त क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक विचारक, चिंतक और बुद्धिजीवी व्यक्तित्व थे। वे अन्य क्रांतिकारियों से विशिष्ट थे क्योंकि वे राष्ट्रीय निर्मूल का वैकल्पिक विचार रखते थे। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था भगत सिंह युवाओं में नई जागृति के प्रतीक बन गए थे। अंत में शहीद भगत सिंह की इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। और हाँ दोस्तों, हमारी इतनी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और आप लोग हमारी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और भगत सिंह के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।